Hello, good evening everyone. This is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Organism and Population from class 12th Biology and this is unit Ecology. So my dear students, अभी तक हमने पूरे चैप्टर में total 7 to 8 lectures with notes we have done and now this is time for a one short video. जैसा कि हम लोग करते हैं कि पूरा चैप्टर एक बार डिटेल में डिस्कस करने के बाद एक शॉर्ट वीडियोस की बनाते हैं सो दैट पूरा चैप्टर एक शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? द टॉपिक्स विल बी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेजर बायोम्स, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, एडेप्टेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस एंड most important topic Darwin fitness, Gauss exclusion principle and brood parasitism. So my dear students, first of all before starting the chapter you should know what is ecology. ठीक है, ecology क्या है हम सब डिस्कस कर चुके हैं। Ecology is a branch of biology that deals with the study of interrelationship between the ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट में किस तरह का इंटरेक्शन है। अब देखिए हमारी आसपास जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो ऑर्गेनिजम्स का किस तरह का इंटरेक्शन रहता है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है जैसे कि दैट में बी लाइट, दैट में बी सॉइल, दैट में बी टेम्परेचर। तो इन सब चीज़ों से जिस तरह का इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। उस स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द टर्म इकोसिस्टम, सो दिस टर्म इज गिवन बाय सर एजी टांसले। एजी टांसले ने ये टर्म दी थी। एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने ये टर्म दी थी। ठीक है, और हु इज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर Ramdev Mishra is the father of ecology in India. So in this chapter organism and population we will focus on the individual organism and the population of organism. So coming to the topic levels of biological organization, student जब भी हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ है तो हम बात करेंगे सेल की। ठीक है, लेकिन सेल भी किससे बना है? सेल भी मैक्रोमोलिक्यूल से बना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स किससे बने हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बना, देन सेल बना, देन यू नो टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म के बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, कि सेम तरह के ऑर्गेनिज्म, सेम तरह की स्पीशीज या इंडिविजुअल्स कहें जो सेम जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और बहुत अलग अलग तरह की जब पॉपुलेशन एक साथ रहती है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। और डिफरेंट कम्युनिटीज जहाँ पर एग्जिस्ट करती है उस स्पेस को हम बोलते हैं बायोम। ठीक है, बायोम। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड ये चैप्टर है। सो उसके बाद हम बात करेंगे मेजर बायोम्स की। बायोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अब देखिए हमारे अर्थ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की क्यों मिलती है? क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया, कहीं पे हिली एरियाज है, कहीं परमाफ्रॉस्ट एरिया, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं ग्रासलैंड है, कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं। सो अगर हम बात करें मेजर बायोम्स की तो वर्ल्ड वाइड वी हैव 6 बायोम्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें 6 बायोम्स है। ठीक है, कौन कौन से वो बायोम्स है स्टूडेंट्स? दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। सो दीज आर द मेजर बायोम दैट इज प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट, ये 4 तरह के मेजर बायोम्स रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंट बायोम्स हैं, इसीलिए डिफरेंट तरह की कम्युनिटी है, डिफरेंट कम्युनिटी है क्योंकि डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन है।
ठीक है, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट। देखिए प्लांट्स आपको पता है प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं, हर्बीवोर्स वहाँ प्राइमरी कंज्यूमर का काम कर रहे हैं, या कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर का काम कर रहे हैं। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म का एक प्रोफेशनल रोल है, एक स्पेसिफिक रोल है अपने एनवायरमेंट में, ठीक है। और उस स्पेसिफिक रोल को हम अगर डिफाइन करें सो दैट इज़ नीड, ठीक है। तो दैट इज द लाइक कैन बी डिफाइंड एज द प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट, या जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या रोल प्ले जो वो एनवायरमेंट में कर रहा है। नेक्स्ट मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेजर एबायोटिक फैक्टर की हम बात करेंगे तो उसमें टेम्परेचर की बात आ जाती है, ठीक है। फिर हमने बात की वाटर की, वाटर के बाद हम बात कर सकते हैं लाइट की, ठीक है, और लाइट के साथ साथ हम बात कर सकते हैं सॉइल की, ठीक है। तो ये इनमें से टेम्परेचर को मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर कहा गया है। मोस्ट रिलेवेंट क्यों, मोस्ट रिलेवेंट क्यों है, मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए किसी भी एरिया में जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही वहाँ पे वेजिटेशन होगी, वैसे ही प्लांट्स होंगे, और वैसे ही वहाँ पर एनिमल्स होंगे। सो टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर इन एनी एरिया टू डिफाइन द फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी अभी मैं डिस्कस करूंगी। वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वाटर की अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि वेजिटेशन किस टाइप की होगी। जैसे आप देखते हैं डेजर्ट्स में ज़ीरोफाइट्स होते हैं, या एक्वेटिक एरिया जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ आप पानी में आप देखेंगे कि हाइड्रोफाइट्स ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के रेन फॉरेस्ट, तो वहाँ एवरग्रीन प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो दैट इज द सेकेंड मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर, ठीक है, सेकेंड मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद देन बात करते हैं लाइट की। लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए स्टूडेंट्स कहीं पे अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की तो वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। अगर पोलर एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा, ठंड ज़्यादा होती है, ठंडा इलाका वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्वेटर की बात करें तो थोड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर वहाँ पे रहेगा, सीजनल वेरिएशंस वहाँ पर आएंगी। तो अगर हम बात करें यू कैन सी कि पोलर एरियाज़ में पोलर बियर आपको मिलते हैं, डेजर्ट में आपको कैंगरू रैट या फिर कैमल की हम बात करते हैं। तो और बहुत ज़्यादा जो डेंसिटी कहें हम पॉपुलेशन की, या बहुत ज़्यादा तरह की वैरायटी कहें, वेरिएशन कहें, तो वो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिल सकती है। सो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सम प्लांट्स आर शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको कम समय की लाइट चाहिए, और कुछ है जो लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज़्यादा समय की लाइट चाहिए, और कुछ है डे न्यूट्रल प्लांट जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट कम है ज़्यादा है वो ग्रो करेंगे। एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स डाययूरल होते हैं जो डे टाइम में निकलते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं जो नाइट में निकलते हैं। सो लाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी एरिया, इन एनी एनवायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल की। अब आपको पता बेटा सॉइल भी प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डायरेक्टली हम कहें प्लांट्स के लिए, इनडायरेक्टली हमारे लिए भी, क्योंकि किसी एरिया में जैसे भी प्लांट्स होंगे, जैसी वेजिटेशन होगी, वैसा ही वहाँ पर फोना होगा, जैसा फ्लोरा होगा उस पर डिपेंडेंट वहाँ पर फोना होगा, जैसे प्लांट्स होंगे वैसे ही वहाँ पे एनिमल्स होंगे। तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स आपने पढ़ी होंगी, ब्लैक सॉइल है या सैंडी सॉइल है या लोमी सॉइल है। तो लोमी सॉइल को काफ़ी अच्छा जो है एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है, ठीक है। अगर हम सॉइल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेटा, हम डिफाइन कर सकते हैं सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। अगर उनका पार्टिकल साइज छोटा है, उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जैसे क्ले की। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, जैसे कि सैंड की। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस तरह की जो सॉइल रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी, और ठीक है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टोपोग्राफी एज वेल। तो और सॉइल फॉर्मेशन को आपको पता है दैट सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चट्टानें जब भूरती हैं, ठीक है, उससे हमारी सॉइल बनती है, दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। और सॉइल के ऊपर एक डार्क कलर का अगर एमॉर्फस मटेरियल मिलता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, दैट इज ऑल्सो माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि ह्यूमस उस पर्टिकुलर सॉइल में प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो टॉप लेयर में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हमने बात की मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, तो टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर से रिलेटेड एक और बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
टेंस ले आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, हम बात करते हैं, हाँ एबायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स को टेम्परेचर, काफ़ी हद तक टेम्परेचर की वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूरीथर्मल। यूरीथर्मल, यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज को जो टॉलरेट कर सकता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको यूरीथर्मल कहेंगे। और स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं, टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो गया या उससे कम हो गया, दे विल नॉट सर्वाइव। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं यूरीथर्मल। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अगर हम बात करें बर्ड्स की या मैमल्स की, दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, वो हमेशा फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर गर्मी है, सर्दी है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, इट विल बी डेजर्ट एरिया है या पोलर एरिया है, इट विल बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो आप बोलते हो कि फीवर हो गया। सो दैट मीन्स वी हैव एबिलिटी ऑफ होम्योस्टेसिस, हम अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो अपने इंटरनल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम एंडोथर्म्स भी बोलते हैं। और जो नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोथर्म्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक्टोथर्म, जैसे कि हम बात करें लिजार्ड की, ठीक है। तो लिजार्ड क्या है कि अगर आपने देखा होगा लिजार्ड ज़्यादातर समर सीजन में बाहर निकलती है, विंटर में नहीं निकलती, क्योंकि समर सीजन में तो उसकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर राइज हो जाता है, और विंटर की बात करें तो उसकी टेम्परेचर बॉडी में भी टेम्परेचर लो हो जाता है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। और कुछ फिशेज आपने देखा होगा जो सी वाटर में रहती हैं, ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेंस कर सकते हैं, सॉल्ट सैलिनिटी कहेंगे। और कुछ होती है जो नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, यूरी हेलाइन। यूरी मतलब वही जिसमें ज़्यादा रेंज को टॉलरेट करने की एबिलिटी है, ज़्यादा सैलिनिटी को कर सकती है, यूरी हेलाइन। जो नहीं कर सकती जो फिशेस या जो एक्वेटिक, तो उनको कहेंगे स्टीनोहेलाइन, ठीक है। स्टीनोहेलाइन क्या होंगे, जो वाइड रेंज की टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, दैट इज स्टीनोहेलाइन, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन टर्म का मतलब पता होना चाहिए, इट इज द बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इन द बॉडी। तो ये जो स्टीनोहेलाइन या यूरी हेलाइन की हम बात करें बेटा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, जैसे वी कैन हैव बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इन आवर बॉडी, वी हैव अ वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना मुश्किल है, चाहे वो टेम्परेचर के बेसिस पर हो या वो वाटर एंड आयंस के बेसिस। तो व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट, बिकॉज टू मेंटेन द इंटरनल स्टेट इज़ अ वेरी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो उतनी एनर्जी लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती है, उनका बॉडी साइज छोटा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है उनके पास, ठीक है। तो उनको इस तरह की मेंटेनेंस के लिए दे रिक्वायर मोर एनर्जी, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो होम्योस्टेसिस, वो मेंटेनेंस उनके अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। और लाइट की हमने बात की कि लाइट के बेसिस पे वी हैव शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। और हमने एनिमल्स की बात की तो दे मे बी नॉक्टर्नल और डायूरल, जो रात में निकलते हैं नॉक्टर्नल, जो डे में निकलते हैं डायूरल, ठीक है। अब एबायोटिक फैक्टर, अब रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स किस तरह का होगा स्टूडेंट, रिस्पॉन्स या तो ऑर्गेनिज्म उन एबायोटिक फैक्टर्स को अच्छे से सहन कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा और सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स नाम से ही पता लग रहा है, जो अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर। जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे एंड उनको सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स। जैसे अगर हम फ्रेश वाटर फिश की बात करें, सो इट कैन नॉट सर्वाइव इन मैराइन वाटर, या मैराइन वाटर फिश की बात करें तो वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती। कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर्स, जो थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं एक हद तक, ठीक है, एक लिमिट तक। बर्ड्स एंड मैमल्स किस पे आएंगे, रेगुलेटर्स के अंदर, क्योंकि दे कैन रेगुलेट देयर होम्योस्टेसिस या ऑस्मो रेगुलेशन, तो उस चीज़ों को वो रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो
उसके बाद हम पार्शियल रेगुलेटर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, या तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन होगी, माइग्रेट। साइबेरियन क्रेन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि साइबेरिया से और कोलेंडो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है, नेशनल पार्क, वहाँ पर आ जाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब समर आती है अगेन दे गो बैक टू देयर साइबेरिया, दोबारा चली जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइग्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, समर स्लीप पे चल जाते हैं, जिसको एस्टिवेशन, अगर पोलर बियर की बात करें तो वो इनएक्टिव रहता है समर सीजन में, ठीक है, तो उसको एस्टिवेशन कहेंगे। एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप, समर स्लीप, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे आपने लिजार्ड को देखा तो वो चले जाते हैं भाई विंटर स्लीप में, ठीक है, विंटर स्लीप, विंटर में इनएक्टिव रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, ठीक है। और क्या बात करेंगे, अच्छा कुछ जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं। जू प्लैंक्टॉन आपको पता है माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जू प्लैंक्टॉन क्या करते हैं बेटा, ये एक स्टेज में चल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायापोर्स, डायापोर्स, ठीक है। ये क्या है, इनएक्टिव, इनएक्टिव स्टेट है। कौन चले जाते हैं इस स्टेज में, ठीक है, जू प्लैंक्टॉन, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जू प्लैंक्टॉन, वो चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ है जैसे हम बात करें फंजाई या बैक्टीरिया, वो स्पोर्स बना लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में टू प्रिवेंट डेसिकेशन एंड टू प्रिवेंट, ठीक है। तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्ट्रेस से बचने के लिए तो वो क्या कर लेते हैं बेटा, सस्पेंड, उस केस को हम क्या कहेंगे, सस्पेंड। वो उसी सस्पेंड मतलब होल्ड कर लेते हैं अपने आप को एक स्टेज पर, जैसे कि स्पोरुलेशन करके वो, ठीक है, तो दैट इज सस्पेंड। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेज है जो एबायोटिक फैक्टर्स के हम कहें एबायोटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एडेप्टेशंस। क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ एडेप्टेशंस भी है? यस। अगर आप देखेंगे कैमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अराउंड 2 वीक्स इन डेजर्ट, तो वो उसी तरीके से एडेप्टेड है। अगर हम बात करें याक की, सो याक हैव याक के अंदर फर है, या हम बात करें जो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में जो फिशेस रहती हैं, दे हैव अ फैट ब्लबर, या उनके अंदर वो इंसुलेशन का काम कर रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें कैंगरू रैट की, तो वो बिना पानी पिए भी वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ज़ीरोफाइट्स की बात करें जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, दे हैव थ्रॉन्स एंड दे हैव अ थिक वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, दे हैव सनकन स्टोमेटा। तो कितने सारी एडेप्टेशंस या वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एडेप्टेशन वाला टॉपिक भी आप अच्छे से करेंगे। इसमें हम एलेंस रूल के बारे में कर सकते हैं, ठीक है, हमने एलेंस रूल इसमें करना है। एलेंस रूल क्या कहता है कि द ऑर्गेनिज्म इन कोल्डर क्लाइमेट, जो ठंडे इलाके में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके एक्सट्रीमिटीज यानी कि टेल या उनके ईयर या उनके लिम्स जो है छोटे होंगे, ठीक है। तो दैट इज एलेंस रूल, तो ये आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। डिटेल में हम लोग ये चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। आई विल गिव लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप डिटेल में अगर टॉपिक्स को करना चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात करें तो किसी भी पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं बेटा, पॉपुलेशन है क्या, देखिए पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल दैट आर प्रेजेंट इन सेम जोग्राफिकल एरिया, या दे कैन इंटरब्रीड, या दे कैन यूज द सेम रिसोर्सेज। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, नॉट डॉग, कैट एंड ऑल, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि डॉग की पॉपुलेशन क्या है इंडिया में, देन वी विल काउंट डॉग, ओके। चलिए उसके बाद करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की जब भी हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम एज की बात करेंगे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हम किसकी बात करेंगे, एज की बात करेंगे। हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे, यानी कि कितनी मेल है और कितनी फीमेल है। एज के बेसिस पे अगर हम देखें स्टूडेंट, एज के बेसिस पे ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 तरह के हम डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो 15 ईयर से कम होंगे, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक एज ग्रुप हम मान सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है, दैट कैन प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। एक हम बात करेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ओल्ड एज में होंगे, ठीक है, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस। तो 3 तरह के एज ग्रुप की हम बात करेंगे और इसके बेसिस पर हम जो है एज पिरामिड यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए एज पिरामिड की बात करें, अगर किसी पॉपुलेशन में प्री, ये हम बात करें प्री रिप्रोडक्टिव की, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला एज ग्रुप ज़्यादा है,
रिप्रोडक्टिव वाला कम है और पोस्ट वाला और कम है, इसको पोस्ट मान लीजिए और कम है, तो आने वाले समय में ये पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये पॉपुलेशन है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यानी कि आने वाले समय में बढ़ेगी। भाई जिसमें बूढ़े ज़्यादा है, बूढ़े कम है और बच्चे ज़्यादा है, तो आने वाले समय में वो बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो कैसे पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक्सपेंडिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले यहाँ पे कम है और ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव और ये हम बात करेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर ज्यादा सा कोई चेंज नहीं है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव भी मतलब उतने ही है, पोस्ट भी, तो ये कैसे रहेगी, स्टेबल, ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिंग टाइप है बेटा, जो आने वाले समय में बढ़ेगी, इसको हम ट्रायंगुलर शेप बोल सकते हैं। कौन सी शेप, ट्रायंगुलर शेप हम इसको कह सकते हैं। और इसको अगर हम बात करें बेटा, इसको हम, ये स्टेबल वाली जो पॉपुलेशन है, इसको हम आर्न शेप बोल सकते हैं, ठीक है, आर्न शेप। एक और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं, ठीक है, एज से रिलेटेड ही। अगर हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला एज ग्रुप ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, और दिस इज रिप्रोडक्टिव वाले कम है, या प्री रिप्रोडक्टिव वाले और भी कम है, तो आने वाले समय में ये पॉपुलेशन कम होगी, डिसलाइनिंग। और ये कैसे है, बेल शेप, इसको आप बेल शेप एज पिरामिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेल शेप है, डिसलाइनिंग वाला बेल शेप रहेगी, एक्सपेंडिंग ट्रायंगुलर शेप एंड स्टेबल वन इज आर्न शेप, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। या आप सेक्स रेशियो के बेसिस पे भी चीज़ें कर सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स, अगर हम बात करें, कितने इंडिविजुअल मेल हैं और कितने जो है फीमेल हैं, ठीक है। जैसे आउट ऑफ अगर 100 की हम बात करें, 60 मेल है या 40 फीमेल्स है, तो इस बेसिस पे हम सेक्स रेशियो के बेसिस पे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ वही है, एक्सपेंड हो सकती है पॉपुलेशन आने वाले समय में, स्टेबल रह सकती है, डिसलाइनिंग, दैट डिपेंड ऑन द कि किस एज के मेंबर्स किस पॉपुलेशन में ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ग्रोथ मॉडल की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ मॉडल, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रोथ मॉडल की अगर हम बात करें बेटा, ग्रोथ मॉडल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो हो सकता है रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, और दूसरा हो सकता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो बच्चों जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, फूड, स्पेस, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन सरप्लस अमाउंट, बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो ग्रोथ क्यों रुकेगी भैया ऑर्गेनिज्म की, ग्रोथ तो ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ कर बोल सकते हैं, और इसको जे शेप भी बोल सकते हैं, जे शेप, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जे शेप ग्रोथ कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं dn/dt इक्वल्स टू Rn। R क्या है यहाँ, इंटेंसिटी रेट, N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और T क्या है, टाइम। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या होगा भाई, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, फूड या स्पेस की बात करें, लिमिटेड है तो क्या होगा, पहले तो ऑर्गेनिज्म किसी भी नए एरिया में जब आता है तो अपने आप को अडेप्ट करता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी ग्रोथ जो है स्टेशनरी हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो इस फेज को हम कहेंगे भाई, ये लैग फेज है, इसको क्या कहेंगे, लॉग फेज है, और ये क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज है। शेप कैसी आ गई, एस शेप, ठीक है, शेप कैसी आ गई, एस। और इसको हम और कौन सा ग्रोथ कर बोल सकते हैं, लॉगिस्टिक ग्रोथ कर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लॉगिस्टिक ग्रोथ कर भी आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी यहाँ dn/dt इक्वल्स n/e, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगी। तो ग्रोथ मॉडल्स की हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात। अब देखिए, जब इतने सारी तरह की पॉपुलेशन एक साथ रहेंगे कम्युनिटी में, तब उनके अंदर इंटरेक्शन किस तरीके से होगा बेटा, इंटरेक्शन कैसा होगा, अब उनके अंदर इंटरेक्शन कैसा हो सकता है। अब दो स्पीशीज है, देखिए
स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। ठीक है, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। तो हो सकता है कि दोनों जब इंटरेक्ट करिए तो दोनों एक दूसरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, या हो सकता है एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, और ये भी हो सकता है दोनों पे नेगेटिव है, दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, या एक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक पे न्यूट्रल है, या फिर एक पे नेगेटिव है एक पे न्यूट्रल है। तो किस तरह की इंटरेक्शन हम इसको कहेंगे? दोनों को फायदा हो रहा है तो इसको कहेंगे हम म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों स्पीशीज को यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, तो भाई इसको हम बोल सकते हैं प्रीडेशन। प्रीडेटर प्रे वाला रिलेशनशिप की बात करेंगे, या फिर इसके हम बोल सकते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, दोनों को नुकसान हो रहा है तो भाई ये क्या हो गया? कंपटीशन। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? कंपटीशन। ये क्या हो गया? पैरासिटिज्म भी हो सकता है, प्रीडेशन भी हो सकता है। ये क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म। एक को फायदा और एक को कुछ भी नहीं है तो इसको बोलेंगे हम कमेंसलिज्म। और एक को नुकसान है और एक न्यूट्रल है तो इसको बोलेंगे अमेंसलिज्म। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं जो हमने डिटेल में अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, आप उनको जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक मेन इनके एग्जांपल बता दूँ। देखिए, जहाँ दोनों को फायदा हो रहा है, ऐसा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइकेन का, जिसमें क्या है? एल्गी है और क्या है? फंजाई। दोनों को फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है, फूड बना रही है, और फंजाई क्या? फंगल हाइफे के हेल्प से ये क्या कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब करके दे रहा है उसको, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन है। प्रीडेशन की हम बात करें भाई, प्रीडेशन में अगर हम बात करें गोट की और लाइन की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रीडेटर है, ये प्रे है, प्रीडेशन की बात होगी। पैरासिटिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ये बात होगी प्रीडेशन की। पैरासिटिज्म की बात करें भाई हेयर लाइस, या प्लांट में बात करें कस्कुटा अमरबेल। ठीक है, पैरासाइट की बात होगी। नेक्स्ट कंपटीशन की बात होगी भाई, दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन हम किस में ले सकते हैं? ठीक है, लायन के अंदर ले सकते हैं, टाइगर के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इक्वल। अब इनमें से जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगा, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो सुपीरियर उस समय में परफॉर्म करेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। कमेंसलिज्म की बात करें भाई, एक को फायदा हो रहा है और एक को न्यूट्रल है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सकर फिश की, जो एक बड़ी फिश के ऊपर, दैट में भी वेल के ऊपर या शार्क के ऊपर जो है वो अटैच है, तो उसको फूड रिसोर्सेज के लिए उसको कहीं जाना नहीं है, उसको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, सो दैट विल बी परफेक्ट। कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म का एग्जांपल हम कर सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर कॉल प्लाज्मिड होता है। जैसे हम बात करें ई कोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड है, कॉल प्लाज्मिड। तो कॉल प्लाज्मिड क्या करता है स्टूडेंट? एक केमिकल रिलीज करता है, कॉलिसिन। अब कॉलिसिन जहाँ पे रिलीज होगा वहाँ पे कोई और माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकता, यानी कि जिस बैक्टीरिया के अंदर कॉल प्लाज्मिड होगा वो कॉलिसिन सिक्रीट करेगा या रिलीज करेगा अपने मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में, तो वहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन रहेगा वो रहेगा अमेंसलिज्म। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, और हमने अपने लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किए हैं, सो यू कैन चेक दैट। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गया भाई। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकती है, जो कि दोनों पे पॉजिटिव रहेगी, डेट्रीमेंटल हो सकती है, जो एक के लिए जो है नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, या नुकसान या हार्मफुल हम उसको कहें, या ये हो सकते हैं न्यूट्रल, कि एक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। डार्विन फिटनेस, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ब्रूड पैरासिटिज्म। डार्विन फिटनेस क्या है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो हमारे डार्विन थे, साइंटिस्ट थे, वो क्या कहते थे, जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, वो थ्योरी दी थी। तो डार्विन फिटनेस ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फिटनेस जितनी अच्छी होगी, उसका इंटेंसिव रेट जितना अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस है उसके सर्वाइवल के, उतने ही ज़्यादा है कि उसकी पॉपुलेशन आने वाले समय में मेंटेन रहे। तो डार्विन फिटनेस से यहाँ मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ एनी एरिया, अगर किसी एरिया में, किसी जोग्राफिकल एरिया में देयर आर टू स्पीशीज, कोई दो स्पीशीज है, वो रिलेटेड भी हो सकती है,
अनरिलेटेड भी हो सकती हैं। अगर दो स्पीशीज ऐसी हैं जो सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, ठीक है, और सेम तरह का उनके अंदर एक तरह का कंपटीशन है, तो वहाँ पर जो सुपीरियर होगी, जो अच्छे से कंपटीशन को कर पाएगी, वो जीत जाएगी, और जो दूसरी है वो वहाँ से अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब है जब दो कॉम्पिटिटर्स होंगे तो जो वीक होगा वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वन विल एग्जिस्ट देयर, ठीक है, वो वहीं पर सर्वाइव करेगा। ब्रूड पैरासिटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है बेटा? कुकू बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, कोयल। कुकू बर्ड क्या करती है बेटा? कुकू बर्ड नेवर मेक हर नेस्ट, वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। वो क्या करती है बेटा? अपने एग्स को कहाँ ले करती है? क्रो के एग में, क्रो के नेस्ट में, ठीक है। तो कुकू बर्ड ले इट्स एग इन क्रो नेस्ट, और क्रो क्या करता है बेटा? उसकी केयर भी करता है उसके एग्स की, और उसको जो है रहने के लिए उसको नेस्ट भी दे रहा है उन एग्स को। तो यहाँ पे द ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूजिंग द रिसोर्स डायरेक्टली, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रही है कुकू बर्ड, लेकिन अपने एग्स के लिए क्रो के नेस्ट को वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रही है। एंड यू कैन ईजिली सी द कुकू बर्ड नियर अराउंड द ट्रीज ऑफ क्रोज नेस्ट, जहाँ पे क्रो का नेस्ट होगा, तो ब्रीडिंग सीजन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको कुकू बर्ड नज़र आ जाएगी। तो वो इसीलिए मौके का इंतजार करती है कि जैसे ही क्रो इधर उधर हो वो अपने एग्स को जो है क्रो के नेस्ट में रख दें, ठीक है। तो दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और एक पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम बात करें बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ में एक चीज़ रह गई हमारी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस बात पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? कि कितने नए बर्थ हुए, जिसको बोलते हैं नेटेलिटी, यानी कि कितने नए बर्थ हुए, उससे भी उस एरिया की डेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ पे। जैसे हम पर किलोमीटर अगर हम बात करें, 1 किलोमीटर में हम बात करें 100 लोग रहते हैं, और किसी और एरिया में उसी 1 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं, तो दैट इज एक्चुअली द पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, पर किलोमीटर आप बात करें, पर यूनिट एरिया जो भी है। तो नेटेलिटी यानी कि बर्थ होगा, नए बर्थ होंगे तब भी, ठीक है, बर्थ बी से आप इसको, नए बर्थ होंगे तब भी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। वहाँ पे इंडिविजुअल आ गए, इमिग्रेशन का मतलब था कहीं और बाहर से लोग वहाँ आ गए, तो इमिग्रेशन हो गया, जिसको आई से डिनोट करते, तब भी पॉपुलेशन आने वाले समय में इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वहाँ से ऑर्गेनिज्म चले गए किसी और एरिया में, माइग्रेट कर गए, उसको बोलेंगे माइग्रेशन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और अगर हम बात करें बेटा मोर्टेलिटी, डेथ हो जाए, अगर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है पॉपुलेशन में, जो इंडिविजुअल्स है उनकी डेथ हो रही है, तो उससे पॉपुलेशन, तो माइग्रेशन और मोर्टेलिटी, इसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी को, या डेथ होती है ना मोर्टेलिटी, तो डी से डिनोट कर सकते हैं, माइग्रेशन के लिए हम एन रख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी पे मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अगर हमें किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटेलिटी और इमिग्रेशन को ऐड करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन का जो सम होगा, ठीक है, उससे हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स ये चैप्टर की, और डिटेल में हम ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो फॉर मोर एग्जाम्पल्स, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स गिवन है पॉपुलेशन डिटेक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने हर एग्जाम्पल को डिटेल में किया है, हमने एडेप्टेशन को डिटेल में किया है कि बिहेवियल तरीके से या फिजियोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से, या मॉर्फोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की एडेप्टेशन करता है, या अलग अलग तरह की पॉपुलेशन डिटेक्शन, तो वो सभी एग्जाम्पल्स हमारे डिटेल में हमने डिस्कस कर रखे हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, कि क्या कुछ हमने इस चैप्टर में किया, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर हम इकोलॉजी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो इफ you like this video, please hit the like button and do share and subscribe with your friends and family. Goodbye everyone.